भारत से लौटने के बाद जैंगी ने 3 और एपिसलोन लेवल ओरिजिन हासिल किए थे। उसने सिर्फ ब्लैक चैरियट लेवल याक्षा की एसेंस को एब्जॉर्ब किया। माहोरागा का ओरिजिन उसने फ्लावर को दे दिया और करामा खान का ओरिजिन, जो कानान सिटी के गैरिसन का कमांडर था, लियांग यू को दे दिया। वो हमेशा से रिसोर्सेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना पसंद करता था। चाहे वाइट चैरियट क्लास एपिसलोन लेवल इन ह्यूमन ओरिजिन उसके लिए कुछ हद तक यूजफुल हो सकता था, लेकिन उसका इफेक्ट काफ़ी कम हो जाता। इससे बेहतर ये होता कि वो अपने आसपास के लोगों की कॉम्बैट पावर को अपग्रेड करे। उस दिन जैंगी बेड पर गहरी नींद में चला गया। नींद में जाने के कुछ ही देर बाद उसके कानों में एक जाना पहचाना नम्बलिंग वॉइस फिर से सुनाई दिया। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसके सामने पूरी दुनिया बदल चुकी थी। ये एक बहुत बड़ा रोशनी का समुद्र था जिसमें अनेक सफ़ेद गोल स्पीयर्स हवा में तैर रहे थे, एक ऐसी जेंटल लाइट छोड़ते हुए जो आंखों को चुभती नहीं थी। उसने खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि उसका शरीर गायब हो चुका था और वो खुद भी एक रोशनी का गोला बन चुका था। जैंगी ने रोशनी के समुद्र में मूव करने की पूरी कोशिश की। जैसे ही ये थॉट उसके दिमाग में आई, वो सच में आगे फ्लोट कर गया। जैंगी बहुत क्यूरियस था। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा सपना देखा हो, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता था कि ये सपना आता क्यों है और इसका मतलब क्या है। सिर्फ वो धीमी सी मरमर और अनजान विस्पर उसके कानों में गूंजती थी, जो उसके अंदर एक अजीब सी डिजायर जगाती थी और करीब जाने की। इसी तरह जैंगी आगे फ्लोट करता गया और अचानक, जैसे उसने चाहा था, उसका हाथ एक रोशनी के गोले से टकरा गया और फिर एक जबरदस्त अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अचानक उसके दिमाग में भर गया। जैंगी अचानक बेड से उठकर बैठ गया, जोर जोर से सांस ले रहा था। इंटेलिजेंस सिस्टम के कंट्रोल में रूम की लाइट्स ऑन हो गई। वो सॉफ्ट लाइट धीरे धीरे उसे रिलैक्स करने लगी। उसने अपने आसपास सब कुछ देखा और समझा कि ये सिर्फ एक सपना था। लेकिन क्या ये वाकई सिर्फ एक सपना था? ऐसे कौन से सपने होते हैं जो बार बार आते हैं और हमेशा एक जैसे होते हैं? जैंगी का सीना तेज तेज उठ रहा था। उसने क्विल्ट को एक तरफ फेंका और खड़ा हो गया। उसने सिर्फ पजामास पहने हुए थे और उसका शरीर सॉलिड मसल से भरा हुआ था। उसका बॉडी बिल्डर जैसा कोई ओवर द टॉप फिजिक नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी देखकर लगता था कि वो किसी भी कमज़ोर मुर्गे को एक पल में रुला देगा। 3 साल तक उसने कभी एक्सरसाइज करना बंद नहीं किया और हमेशा अपने फिजिकल कंडीशन को बेस्ट लेवल पर मेंटेन किया। जैंगी ने टेबल से पानी का कप उठाया, एक कप गर्म पानी डाला और उसे पी गया। वो गर्म लिक्विड उसके गले से नीचे गया और उसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील हुआ। अभी अभी उसने एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की जो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। जब मैंने उस सफ़ेद रोशनी के गोले को छुआ तो ऐसा लगा जैसे मैं हेल से गुजरते हुए पुनर्जन्म का सामना कर रहा हूँ और मैंने लाइफ के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एस्पेक्ट्स को महसूस किया। लेकिन जैसे ही वो जागा, उसने अपने सपने का ज़्यादातर हिस्सा भूल गया। लेकिन कई बार एग्जामिनेशन करने के बाद और यांग शिनशिन से उसकी एबिलिटीज़ यूज़ करने के लिए कहने के बाद भी एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स में कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं दिखाई दी। दुनिया दिन ब दिन और ज़्यादा अजीब होती जा रही है और ऐसे डेंजर्स हैं जो हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। जैंगी ने एक बड़ा सिप पानी का लिया, ईस्ट चाइना सी की तरफ देखा और धीरे से बोला, 1 महीना बीत चुका है जब वुलवान एम्पायर अटैक रिपेल किया गया था और हुआक्शु किंगडम में शांति वापस आ गई है। उसने भारत को एक ही बैटल में हरा दिया और अब आसपास के कोई भी कंट्रीज इन्वेड करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन इस दुनिया में वॉर और पीस हमेशा के लिए इटर्नल टॉपिक्स रहेंगे। इस दुनिया के उन जगहों में जहां जैंगी कभी गया ही नहीं, हर दिन नए लेजेंड्स बन रहे हैं। जैंगी को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ ये मैटर करता है कि ये दुनिया वाकई में सेफ है। उसने याक्षा का ओरिजिन ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर लिया है और जो ओरिजिन्स उसने पहले एब्जॉर्ब किए थे, अगर वो स्टेप्स फॉलो करता रहा तो 1 साल के अंदर वो उन सब ओरिजिन्स को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी एबिलिटी इंडेक्स लगभग 33,000 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगा। आज की दुनिया में उसे सिर्फ एक फर्स्ट रेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सन माना जा सकता है। जब तक कोई पावरफुल अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन सामने नहीं आती, तब तक कोई हमें थ्रेटन नहीं कर सकता। लेकिन वो एक पल के लिए साइलेंट हो गया, फिर धीरे से बोला, मुझे सिर्फ ये डर है कि पेड़ शांत रहना चाहता है
लेकिन हवा रुकने का नाम ही नहीं लेती। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन डेफिनेटली सिर्फ उतनी नहीं थी जितना उसने देखा था। और भी ज्यादा बीइंग्स डार्कनेस में छुपे हुए हैं जो कभी भी ह्यूमन वर्ल्ड को वुलवान एम्पायर की तरह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जैंगी अपना घर, अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को खो सकता है। वो हमेशा कोल्ड हार्टेड बाय लॉन्गजी पर डिपेंड नहीं कर सकता कि वो रेस्क्यू करने आ जाए। आखिर फेवर सिर्फ एक बार यूज किए जा सकते हैं। उसे खुद को भी इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि वो इस डेंजरस दुनिया में सर्वाइव कर सके। जैंगी ने अपने हाथ में कप को जोर से पकड़ रखा था और सोच रहा था, तभी इंटेलिजेंस सिस्टम ने अचानक से उसे रिमाइंड किया। जैंगी ने ध्यान से देखा और पता चला कि वो मैसेज यांग शिनशिन का था। कॉमन सेंस के हिसाब से यांग शिनशिन यूजुअली इतनी रात को जैंगी को डिस्टर्ब करना प्रेफर नहीं करती, जब तक कोई बहुत ही अर्जेंट बात ना हो। जैंगी ने तुरंत कॉल बैक किया। हे शिनशिन, क्या हुआ? यांग शिनशिन का प्रिटी लिटिल फेस उसके सामने आया। उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो छुपाई नहीं जा सकती थी। ब्रदर, वो चीज़ें जो तुम भारत से ले आए हो उनमें कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं। जैंगी की आंखों की प्यूपिल्स थोड़ी सी डिलेट हो गई और उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी। उसने भारत पर इन्वेड किया था और जगन्नाथ टेम्पल को लूट लिया था, जो भारत के 3 सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। चाहे उसे ये पता नहीं था कि उस जगह में क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अपनी एक अच्छी आदत के चलते कि जब भी वो बाहर जाता है तो कुछ भी छोड़ा हुआ वापस नहीं उठाता। उसने टेम्पल से जितना हो सके सब कुछ ले लिया था। जगन्नाथ टेम्पल का इतिहास बहुत ही पुराना है और भारत किंगडम के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में गैप्स होने के कारण कोई भी उसके असली एग्जिस्टेंस का सच नहीं जानता। जैंगी ने वो सब चीज़ें यांग शिनशिन को दे दी थी और उससे कहा कि देखे कि क्या उसमें कुछ वैल्यूएबल है। आखिर यांग शिनशिन हमेशा से इस तरह के रिसर्च में इंटरेस्टेड रही है। उसने सिर्फ ट्राई करने के लिए दिया था, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुछ भी मिल जाएगा। मैं अभी आ रहा हूँ। जैंगी ने तुरंत अपने कपड़े पहने। यांग शिनशिन ने उसके मस्कुलर अपर बॉडी पर एक नज़र डाली और उसके चेहरे पर एक हल्का सा ब्लश आ गया। जैंगी ने कपड़े पहने और जल्दी से यांग शिनशिन के लेबोरेटरी की तरफ निकल गया। उसका स्टडी रूम काफ़ी बड़ा था। वॉल्स के साथ एक रो में शेल्फ्स लगी हुई थी। अंदर काफ़ी मेस था। बहुत सारी बुक्स और एंटीक्स फ्लोर पर या टेबल पर या चेयर पर बिखरे हुए थे। यांग शिनशिन ने ब्लैक पजामास पहना हुआ था और एक थिक कारपेट पर बैठी थी। उसके ब्लैक स्कर्ट के नीचे से उसके वाइट स्टॉकिंग्स में डेलिकेट लिटिल फीट दिख रहे थे। जैंगी ने दरवाज़ा नॉक किया और अंदर आया और देखा कि उसके सामने 5 या 6 स्टोन स्लैब्स रखे हुए थे। उसके सामने जो इंफॉर्मेशन सिस्टम था वो एक 3 डायमेंशनल इमेज प्रोजेक्ट कर रहा था और उसे केयरफुली एनालाइज कर रहा था। जैंगी की नज़र उसके गलती से एक्सपोज्ड फीट पर चली गई और उसने 2 बार और देखा और फिर नज़र हटा ली। शिनशिन, तुमने क्या डिस्कवर कर लिया? जैंगी यांग शिनशिन के पास गया और झुक गया। यांग शिनशिन ने स्टोन स्लैब्स की तरफ पॉइंट किया, स्माइल करते हुए, और उसकी आंखों के गहराइयों में एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। ब्रदर, ये है वर्ल्ड फेमस नकार स्लेट। जैंगी ने यांग शिनशिन से कहा, मेरे पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, प्लीज मुझे डिटेल समझाओ। यांग शिनशिन ने जमीन पर लाइन में रखे हुए 5 स्टोन टैबलेट्स की तरफ इशारा किया और बोली, ये नकल स्लैब्स एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट है जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एंशिएंट सिविलाइजेशन के डीड्स को रिकॉर्ड करते हैं। वो 5 पत्थर के स्लैब्स कुछ पहले देखे हुए जैसे लग रहे थे, लेकिन शायद हर स्लैब एक जैसे ही दिखते हों। पहला पत्थर यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स से भरा हुआ था। ऑफ कोर्स ये हेवीली कैरेक्टर्स दुनिया के किसी भी एग्जिस्टिंग राइटिंग सिस्टम में डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये थोड़ा उच्च जैसा लग रहा है जो हमने पहले देखा था, जैंगी ने कहा। यांग शिनशिन ने सर हिलाया। हाँ, ये वही है जो हमने नैश कंट्री के स्कॉलर से लिया था। उसने अपनी थोड़ी दुनिया के किसी भी एग्जिस्टिंग राइटिंग सिस्टम में डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ये थोड़ा उच्च जैसा लग रहा है जो हमने पहले देखा था, जैंगी ने कहा। यांग शिनशिन ने सर हिलाया। हाँ, ये वही है जो हमने नैश कंट्री के स्कॉलर से लिया था। उसने अपनी थोड़ी एक हाथ पर टिकाई और सामने रखे स्टोन टैबलेट पर घूरती रही। और अगर राइटिंग सिस्टम से जज करे तो ये भी काफ़ी सिमिलर लगते हैं। जैंगी से रहा नहीं गया। उसने क्यूरियोसिटी से पूछा, तुम कहना चाहती हो कि ये स्टोन टैबलेट्स भी एंशिएंट सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं?
उसने भावुक होकर भौवें चढ़ाई, कंफ्यूजन से भरे हुए चेहरे के साथ कहा, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये लेजेंड कुछ ज्यादा रिलायबल नहीं है। यांग शिनशिन थोड़ा मुस्कुराई। ब्रदर, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जैंगी ने अपना राइट हाथ खोला। जो इन्फॉर्मेशन हमने अब तक गैदर की है उसके हिसाब से एंशिएंट सिविलाइजेशन बिल्कुल बैकवर्ड नहीं थी, बल्कि काफ़ी एडवांस थी। अगर उन्हें अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व करनी होती तो वो हायर क्वालिटी मटेरियल्स यूज़ करते, है ना? और उसने झुककर लंबी और एंगुलर यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स को देखा। ये क्लियरली दिख रहा है कि किस टाइप के टूल से ये क्रेव किया गया है। कौन सी एडवांस सिविलाइजेशन ऐसे कैरेक्टर्स यूज़ करती? यांग शिनशिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ जैंगी को समझाया। वो इसीलिए क्योंकि ये मटेरियल सबसे ज़्यादा सूटेबल है प्रिजर्वेशन के लिए। कोई भी आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड मटेरियल, चाहे वो टॉप ग्रेड एलॉय ही क्यों ना हो, टाइम के इरोजन को विथस्टैंड नहीं कर सकता। मेटल और कंप्लीटली ऐश में कन्वर्ट ना भी हो तो भी अगर उसे अंडरग्राउंड 10,000 साल के लिए दफना दिया जाए तो वो रस्ट और डिकॉइज ज़रूर करेगा। तुम उसे टैक्स सेव करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसके अपोजिट स्लेट चाहे सिंपल दिखे लेकिन ऑक्सीडेशन के रिस्क से बच सकता है। रही बात वर्ड्स की तो उसके सॉफ्ट छोटी हाथों ने स्लैब पर हल्का सा स्वीप किया, जैसे वो 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री को महसूस कर रही हो। ब्रदर, आओ तुम भी ट्राई करो। जैसे ही उसने बात की, उसने जैंगी का हाथ पकड़ा और बहुत ही ध्यान से उसे स्टोन स्लैब पर रख दिया। जैंगी ने सरफेस के काउंटर्स को महसूस किया। क्या हो सकता है कि इसके अंदर कोई एंशिएंट और पावरफुल विल हो जो मेरे साथ हवा के जरिए कम्युनिकेट कर सकती हो? जैंगी ने आंखें झपकाई। वैसा नहीं है भाई। यांग शिनशिन ने सर हिलाया। क्या तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा कि ये वर्ड्स 3 डायमेंशनल है? ये सुनने के बाद जैंगी ने स्टोन स्लैब्स को दोबारा ध्यान से देखा। उसे हैरानी हुई कि ये देखकर कि बिल्कुल जैसे यांग शिनशिन ने कहा था, ये वाकई 3 डायमेंशनल टेक्स्ट है। जो कैरेक्टर्स ह्यूमन अभी यूज करते हैं वो सब 2 डायमेंशनल्स होते हैं और फ्लैट सरफेस पर रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म को पेपर या स्क्रीन्स जैसे 2 डायमेंशनल डिस्प्ले टूल्स के जरिए दिखाया नहीं जा सकता। यांग शिनशिन ने गहरी सांस ली और सीरियस टोन में बोली, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो 3 डायमेंशनल टेक्स्ट यूज करके हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर सकती है, क्या तुम अब भी सोच रहे हो कि वो बैकवर्ड थी? जैंगी अंदर तक हिल गया। तो ऐसी चीजें भी होती हैं? यांग शिनशिन ने जैंगी को थोड़ा साइंटिफिक ज्ञान दिया। एक्चुअली पिछले 200 सालों से दुनिया भर में अलग अलग स्टोन टैबलेट्स डिस्कवर हुए हैं। सब ने एक एक्सट्रीमली लॉन्ग हिस्ट्री एक्सपीरियंस की है और ऐसा डाउट किया जाता है कि ये एंशिएंट टाइम्स की लॉस्ट सिविलाइजेशन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि भारत के नकार स्लैब्स और सेंट्रल अमेरिका के निवन स्लैब्स। इन्हें कलेक्टिवली लॉस्ट स्लैब कहा जाता है। एंशिएंट सिविलाइजेशन रिकॉर्ड्स के सिमिलर रेप्लिकास में डेड सी स्क्रोल्स और मैड्रिड मैन्युस्क्रिप्ट भी शामिल है। ह्यूमन हमेशा ऊपर की तरफ सर्च करते आए हैं, हिस्ट्री की ट्रूथ और मैनकाइंड के ओरिजिन को ढूंढने की कोशिश में। शिनशिन, तुमने इन स्टोन टैबलेट से क्या डिस्कवर किया है? जैंगी ने अपना सबसे क्यूरियस क्वेश्चन पूछा। यांग शिनशिन सीधे बैठी, उनकी तरफ इशारा किया और बोली, ये क्वेश्चंस उसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जो यूएजोंग ने दिए गए स्टोन टैबलेट में थी। पहले के रिसर्च के बेसिस पर मेरा डिसाइफरिंग का काम अब काफ़ी स्मूथ हो गया है। जैंगी की आंखें एस्टॉनिशमेंट में बदल गईं। ये वाकई नैश कंट्री के स्टोन टैबलेट के साथ सेम ओरिजिन रखता है। यांग शिनशिन बोली, इसमें सरप्राइज होने वाली बात नहीं है। साउथ वेस्ट रीजन भारत के बॉर्डर पर है। बहुत पहले ये बिल्कुल पॉसिबल है कि दोनों लैंड्स में एक सिविलाइजेशन थी। जैंगी ने पूछा, तो इसमें लिखा क्या है? यांग शिनशिन ने जैंगी को गहरी नजर से देखा, अपने अंदर की एक्साइटमेंट को छुपा नहीं पाई और धीरे से बोली, एलियंस और सुपर पावर्स की सच्चाई। 5 स्टोन टैबलेट्स थे जिन पर डेंसली पैक्ड यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स लिखे हुए थे। हालांकि यांग शिनशिन ने उन्हें कंप्लीटली डिसाइफर नहीं किया था, लेकिन उसने ज्यादातर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर ली थी। जैंगी ने सबकॉन्शियस तरीके से थूक निगला, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो दुनिया भर की हर फोर्स पाना चाहती थी। ये वाकई फनी है कि ये भारत के 1000 साल पुराने टेम्पल में रखा गया है, लेकिन उस थियोरेटिक कंट्री में रिलीजन के प्रति जो रेवरेंस है उसकी वजह से
इस पर कभी स्टडी नहीं की गई। यांग शिनशिन बोली, स्टोन टैबलेट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से सुपर नेचुरल पावर का एसेंस, वेल वो इसे चाक्रा कहते हैं। हालांकि कुछ लोग जिनका नॉलेज बेस थोड़ा नैरो है वो मानते हैं कि ये टर्म जापान के किसी निंजा कॉमिक से आई है, लेकिन असल में ये भारत के योगा से आई है और ह्यूमन बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सेंटर्स को रिप्रेजेंट करती है। चाक्रा ह्यूमन बॉडी की लाइफ एनर्जी है। जब लाइफ एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वो ओवरफ्लो करती है और अलग अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म्स ले लेती है। जैंगी ने अपनी थोड़ी को स्ट्रोक किया और बोला, ये तो इजी टू अंडरस्टैंड है। यांग शिनशिन ने कंटिन्यू किया, स्टोन टैबलेट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से ह्यूमन बॉडी में एनर्जी पिरामिड के फॉर्म में ऊपर की तरफ कंटिन्यूअसली एक्यूमुलेट होती है। यही ह्यूमंस के स्पीशीज के सोशल स्ट्रक्चर का अपीयरेंस भी है। काउंटलेस प्रोवाइडर्स अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं, लेयर बाय लेयर ऊपर वाले लेवल को ऑफरिंग्स देते हैं और आखिर में एक इंसान किंग बन जाता है। उसने अपने हाथ में पकड़े पेपर ट्यूब से जमीन पर नॉक किया और सीरियस टोन में बोली, तो स्पेशल एनर्जी का एग्जिस्टेंस भी इस तरीके से होता है। बहुत सारे लोअर लेवल लोग कंटिन्यूअसली उसे सैक्रिफाइस करते हैं, आखिर में एनर्जी पिरामिड के टॉप पर मौजूद एग्जिस्टेंस पर वो गैदर हो जाती है। इवेंचुअली वो एक लौता किंग, एक गॉड लाइक बीइंग बन जाता है। वो अपने ओरिजिनल लाइफ लेवल को ट्रांसेंड कर जाता है और उस वक्त वो एक गॉड बन जाता है। यांग शिनशिन के एनालिसिस को सुनने के बाद जैंगी ने पहली बार सर हिलाया और उसे कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन सुनने के बाद सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर यांग शिनशिन की मीनिंगफुल आंखों के नीचे उसने अचानक अपना सर उठाया और उसकी आंखों में एक सीरियस लुक था। तुम कहना चाहती हो स्टोन टैबलेट के रिकॉर्ड्स के हिसाब से अगर किसी को लाइफ लेवल में लीप अचीव करना है तो उसके लिए सेम रेस के अंदर कांस्टेंट हंटिंग होती रहेगी। फिर जैंगी की आवाज कांप रही थी। विनर लूजर से सब कुछ छीन सकता है और उससे इवॉल्व कर सकता है। बिलियंस ऑफ क्रिएचर्स जैसे गू रेस करते हैं वैसे ही कॉन्स्टेंटली कंपीट करते रहेंगे ताकि विनर मिल सके। तो इस तरीके की लाइफ एवोल्यूशन का एसेंस हंटिंग है। स्टोन स्लैब पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन ने जैंगी को अंदर तक एंशियस और अनईजी फील करवा दिया। हालांकि उसे पहले से पता था कि एलियंस को ग्रो और इवॉल्व करने के लिए हंटिंग करनी पड़ती है, लेकिन स्टोन टैबलेट में लिखी हुई इंफॉर्मेशन और भी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। इसका मतलब ये है कि हायर इंटेलिजेंट क्रिएचर के बीच एलियंस का बर्थ कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक ऐसा लॉ है जो इस दुनिया, शायद ये क्रिएटर का अरेंजमेंट है। आखिर में हायर ऑर्गेनिज्म्स एक दूसरे का हंटिंग करते रहेंगे और सबसे स्ट्रॉन्ग बीइंग का जन्म होगा। लेकिन क्या ये सब ह्यूमन नेचर की वजह से है या फिर ये किसी डार्क डेलिब्रेट अरेंजमेंट का हिस्सा है? जैंगी ने सोचा उन बिलियंस ऑफ ह्यूमंस के बारे में जो एंड ऑफ द वर्ल्ड में मर गए थे और उनके बाद ज़्यादा पावरफुल लाइफ एनर्जी वाले एलियंस बॉर्न हुए। फिर उसने उन एलियंस के बारे में सोचा जो कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं और एपिसलॉन डोमेन को ब्रेक करने के लिए डेस्परेट है, और उन अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस के बारे में भी। जैंगी के मिक्स्ड इमोशंस हो गए। स्टोन टैबलेट पर जो लिखा है उसके हिसाब से इस दुनिया के सारे लिविंग बीइंग्स स्लॉटर होने के लिए डूम्ड है, और उसके लिप्स थोड़े ड्राई हो गए थे और उसने सबकॉन्शियस तरीके से अपनी टंग से उन्हें मॉइस्चर किया। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे उतना ही डिफ़िकल्ट होगा एडवांस करना, और हाई लेवल म्यूटेंट्स जिनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ एनर्जी कंसंट्रेटेड होती है वो एक ह्यूज एक्सपीरियंस पैक जैसे होते हैं। अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पावरफुल एलियंस का हंटिंग करते रहना होगा। चाहे तुम कुछ भी ना करना चाहो फिर भी दूसरे लोग तुम्हें प्रे की तरह ट्रीट करने से नहीं रुकेंगे। जैंगी ने स्लेट पर लिखी इन्फॉर्मेशन का एसेंस समझ लिया, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन होने के नाते उसके पास लॉन्ग ईयर्स में सिर्फ 2 चॉइसेस होंगी। या तो तुम वो सबको हंट करके सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाओ, या फिर किसी और का एक्सपीरियंस पैक बन जाओ और मरने के बाद अपना ओरिजिन लूज कर दो। यांग शिनशिन ने जैंगी को घूरा। उसकी डार्क प्यूपिल में कुछ इनएक्सप्लिकेबल इमोशन फ्लो कर रहे थे। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने जैंगी से कहा, ब्रदर, अगर तुम्हें ये सब फेस नहीं करना है तो तुम एस्केप करने का ऑप्शन चूज कर सकते हो।
उसके दिल के अंदर वो चाहती थी कि जैंगी सबसे स्ट्रांग बन जाए, क्योंकि उसने जैंगी को आज तक के सफ़र में देखा है। वो फर्मली बिलीव करती है कि जैंगी के पास सबसे स्ट्रांग बनने की क्वालिटीज़ हैं, लेकिन वो जैंगी को सफ़र करते हुए देखना नहीं चाहती थी। जैंगी ने यांग शिनशिन की तरफ देखा और उसके चेहरे पर जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो गायब हो गई। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, शिनशिन, मेरे लिए टेंशन मत लो। स्टोन टैबलेट पर जो लिखा है हो सकता है कि वो सच ना हो। शायद वो सिर्फ एक स्पेसिफिक एरा के ह्यूमंस का कंज्योर हो, लेकिन हमें एडवांस में प्रिपेयर करना होगा। उसकी आंखें गहरी थी। चाहे कुछ भी हो, मुझे हमारे लिए काफ़ी बैकअप छोड़ना होगा। अंडरग्राउंड। उसने अपने पैर के नीचे ज़मीन की तरफ देखा, थोड़ा फ्रॉन किया, फिर अपना सर उठाकर विंडो से बाहर देखा। एक पेल क्रिसेंट मून आसमान में ऊंचा लटक रहा था, या हो सकता है आसमान। लू कैरन और जो कीर ने उसे कभी बताया था कि उनके करंट टेक्नोलॉजी स्पेस में जाना, मून या मार्स पर लैंड करने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि शॉर्ट टर्म सर्वाइवल और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एक जैसे नहीं होते। बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी होती हैं और टेक्निकल लेवल पर अभी भी कुछ कमी है। लेकिन जैंगी के दिमाग में एक आइडिया आया, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मैं अब तक स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं कैरन को एपिसलोन बना पाया तो शायद टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कीर को एपिसलोन बना दो तो उससे स्पेस के फार रीचेस में भी इलनेस की चिंता नहीं होगी। पावरफुल इनह्यूमंस मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने से भी फास्ट मेथड है। तो उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ गया। मुझे और ज्यादा गॉड ऑफ सोर्स चाहिए, या फिर स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। जैंगी के वर्ड सुनने के बाद यांग शिनशिन की आंखें 5 स्टोन स्लैब्स में मिडिल वाले स्लैब पर जाकर टिक गई। उसकी आवाज जैंगी के कानों में हल्की सी गूंजती हुई पहुंची, भाई, मैंने अब तक स्टोन टैबलेट पर लिखी बात पूरी नहीं बताई है। जैंगी ने पलटकर यांग शिनशिन और जमीन पर रखे स्टोन टैबलेट की तरफ नजर डाली। कुछ और कहना चाहती हो? यांग शिनशिन ने स्टोन स्लैब की तरफ देखा और धीरे से बोली, अब हम एलियंस के ओरिजिन और उनकी एवोल्यूशन की नेचर को समझ चुके हैं, और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन वर्ल्ड में जिसे हम जानते हैं, वहाँ ऐसे मेथड्स हैं जिनके थ्रू गॉड ऑफ सोर्स या सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। ये भी दिखाता है कि वो पावरफुल एंशिएंट सिविलाइजेशन जो आज तक सरवाइव कर चुकी है, उनके पास बायोलॉजिकल एवोल्यूशन मटेरियल्स क्रिएट करने के मीन्स होते हैं। उसने झुककर मिडन स्टोन स्लैब को टच किया। ये दिखाता है कि अगर हमारा टेक्नोलॉजिकल लेवल काफ़ी हाई हो तो हम भी ऐसा काम कर सकते हैं। और स्टोन टैबलेट पर लिखा है कि हायर लेवल लाइफ के पास जो लाइफ सब्सटेंसेस होते हैं वो लोअर लेवल लाइफ को इवॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। उसने अपना सर उठाया और जैंगी की तरफ देखा। शायद हम एपिसलोन लेवल इन ह्यूमंस के बॉडी से कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस अलग कर सकते हैं, जिनके थ्रू लो लेवल इन ह्यूमंस अपने लाइफ लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और वही चीज़ें गॉड ऑफ सोर्स या रिचुअल की स्पिरिट कहलाती है। जैंगी ने एक हाथ से अपने चिन को थोड़ा पकड़ा और उसके दिमाग और ज़्यादा क्लियर हो गया। ये बात सेंस बनाती है। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का एसेंस लाइफ एनर्जी है, और हाई लेवल म्यूटेंट्स के बॉडीज में ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग लाइफ एनर्जी होती है। सैक्रिफाइस की स्पिरिट और गॉड का सोर्स भी लाइफ एनर्जी का एक फॉर्म ही है, जो स्पेशल मीन्स के थ्रू कलेक्ट की जाती है। यांग शिनशिन ने जैंगी से कहा, अभी दुनिया के अलग अलग कंट्रीज इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। असल में हम कई एस्पेक्ट्स में इसके क्लूज देख सकते हैं। ब्लिजर्ड सिटी साइंस रिसर्च डिपार्टमेंट के जूयू डेंग्स टेक्नोलॉजी, जिन्होंने डेंग शेंगटॉन को एपिसलोन बनाने में हेल्प की, और कुछ फॉरेन रिसर्च इंस्टीट्यूशंस सब इस फील्ड में फास्टेस्ट स्पीड से प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसने जैंगी को घूरते हुए कहा, हम इस स्टेप के बहुत करीब हैं। जैंगी की आंखों में समझ की एक चमक थी। मैं समझ गया, मैं खुद कल ब्लिजर्ड सिटी जाऊंगा। उसने यांग शिनशिन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। पहले वो हमेशा ब्लिजर्ड सिटी को लेकर काफी लेजी था, लेकिन एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद 3 साल बीत गए
कौन जाने उन्होंने ह्यूमन इंजीनियरिंग में कितनी प्रोग्रेस कर ली होगी। तो चलो उनसे उनके सारे साइंटिफिक रिसर्च रिजल्ट्स ले आते हैं। अगले दिन जैंगी ने लू कैरन, यांग शिनशिन, जोकीर और मुयान को लेकर ब्लिजर्ड सिटी का रुख ले लिया। लू कैरन एक टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट है, जोकीर एक बायोलॉजिकल एक्सपर्ट है, यांग शिनशिन थिंक टैंक है और मुयान एक रेशियल बैग है। जैंगी ने पहले से ही दैंग शिंगतोंग को इन्फॉर्म कर दिया था, तो जब वो दैंग्स टेक्नोलॉजी कंपनी पहुंचा, दैंग शिंगतोंग ऑलरेडी वहां एम्बर के साथ उसका इंतजार कर रहा था। जैंगी को देखते ही दैंग शिंगतोंग मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आया। स्वागत है जैंगी, तुम काफी समय बाद यहाँ आए हो। जैंगी उसकी तरफ चला गया, थोड़ी बहुत ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की और फिर सीधा पॉइंट पर आ गया। तुम्हारे दैंग टेक्नोलॉजी का एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? उसने मुस्कुराते हुए दैंग की तरफ देखा। मुझे तुम्हारा सारा एक्सपेरिमेंटल डेटा चाहिए। जैंगी सीधा पॉइंट पर आया और डायरेक्टली उस डेटा की डिमांड की जो उसे चाहिए था। आखिर वो दैंग्स टेक्नोलॉजी का एक शेयर होल्डर भी है और शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट से जो थोड़ा सा युआनशी और उसने ऑब्टेन किया था, उसका एक छोटा पोर्शन दैंग्स टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने में इन्वेस्ट किया गया था। तो ये डिमांड कुछ ज़्यादा नहीं थी। आखिर दैंग्स टेक्नोलॉजी के साथ कोऑपरेशन का रीज़न ही उनके साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सिस्टम को परफेक्ट करना था। दैंग शिंगतोंग ने ये देखकर हल्की सी मुस्कान दी। ऑफ कोर्स, मैं किसी को बोल देता हूँ कि सारा रिसर्च मटेरियल पैक करके तुम्हें एक कॉपी भेज दे। वैसे अब जब तुम यहाँ आए हो, क्या तुम हमारा लेबोरेटरी विजिट करना चाहोगे? आखिर सिर्फ डेटा देखना कभी भी ऑन द स्पॉट समझने से बेटर नहीं होता, है ना? जैंगी ने सर हिलाया। हाँ बिल्कुल। पूरा ग्रुप दैंग शिंगतोंग के साथ दैंग्स टेक्नोलॉजी के अंडरग्राउंड लेबोरेटरी की तरफ गया, जहां जैंगी ने एक ह्यूज और कॉम्प्लेक्स लेबोरेटरी सिस्टम देखा। दैंग फैमिली के घर के नीचे एक मल्टी स्टोरी अंडरग्राउंड बिल्डिंग थी जो एक कैसल के बराबर थी, जिसमें हजारों एक्सपेरिमेंटल पर्सनल काम कर रहे थे। ये सब दैंग टेक्नोलॉजी के पुराने टीम मेंबर्स थे। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद भी ये लोग बिल्कुल इंटैक्ट प्रिजर्व किए गए थे। दैंग शिंगतोंग ने जैंगी को एक एक करके लेबोरेटरीज इंट्रोड्यूस किए। एक लेबोरेटरी में उसने देखा कि 3 आदमी और औरतें वाइट लैब कोट्स पहने हुए थे। उनके हेड्स शेव्ड थे, उन्हें स्टेक्स से बांधा गया था रिस्ट्रेंट्स के साथ, और उनके बॉडीज पर कई इलेक्ट्रो रोड्स कनेक्टेड थे। लेबोरेटरी के बाहर एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे थे और टाइम टू टाइम अपने डेटा पर डिस्कशन कर रहे थे। दैंग शिंगतोंग ने इंट्रोड्यूस किया, ये लोग वो ओबीडियंट लोग हैं जो आउटसाइड वर्ल्ड से पकड़े गए हैं, और इनमें से कुछ ब्लिजर्ड सिटी के बागी भी हैं। ये सब डेथ रो प्रिजनर्स हैं, इसीलिए इन्हें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैंगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ दैंग शिंगतोंग से कहा, अब तक जो भी इंसान सरवाइव कर गया है उस पर कई क्राइम्स का इल्जाम लगाया जा सकता है ना? दैंग शिंगतोंग ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया। बिल्कुल सही। इन्होंने ब्लिजर्ड सिटी के मैनेजमेंट को फॉलो नहीं किया और बाहर कई लोगों को मार दिया। हम इनके साथ जो भी करें वो एक्सेसिव नहीं होगा, बस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल अच्छा होना चाहिए, वही काफी है। जैंगी ने सर हिलाया और कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं किया। दैंग शिंगतोंग ने कहा, अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों पर स्टडी करनी है तो तुम्हारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स होने चाहिए। हर महीने हम मोर देन 10 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों पर स्टडी करते हैं, और जितना मुझे पता है साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट और ज़्यादा मटेरियल्स यूज़ करता है। उनके एबिलिटीज़ को एनालाइज करके हम ह्यूमन म्यूटेशन के लॉज और इन ह्यूमंस को इवॉल्व करने के तरीके समझ सकते हैं। जैंगी ने दैंग शिंगतोंग की तरफ देखा और पूछा, तो क्या तुमने एलियंस के एसेंस को एक्सट्रैक्ट करने का मेथड मास्टर कर लिया है? दैंग शिंगतोंग मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, हमने इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ये कहते हुए उसने अपनी नाक की तरफ इशारा किया, और मैं खुद इस प्रोजेक्ट का एक टेस्ट सब्जेक्ट हूँ। जैंगी अच्छी तरह समझ गया कि दैंग शिंगतोंग क्या कहना चाहता है।
उसकी करंट पावर का सोर्स डैंग टेक्नोलॉजी के बार बार किए गए एक्सपेरिमेंट्स का ही नतीजा है। जैंगी डैंग शिंगतोंग के टैलेंट पर कोई कमेंट नहीं कर सकता था। शायद वो एक जीनियस हो, लेकिन वो उन जीनियस लोगों में से एक था जो लाखों या मिलियन में कभी कभी मिलते हैं। जैंगी या गाओ चेंगकोंग जैसे लोगों के कंपैरिजन में, जिनके पास एपिसलोन लेवल टैलेंट्स हैं और जो बिलियंस में सिर्फ एक दो ही होते हैं, डैंग शिंगतोंग के पास अभी भी कुछ गैप है। इसीलिए इस गैप को फिल करने के लिए और एवोल्यूशन को स्मूथली होने देने के लिए टेक्नोलॉजिकल मींस ज़रूरी है। जब वो अगले लेबोरेटरी में पहुंचा, जैंगी ने एक इंटरेस्टिंग सीन अपनी आंखों से विटनेस किया। 5 या 6 टेस्ट सब्जेक्ट्स को एक क्लोज्ड रूम में ले जाया गया, जिसका एक साइड सिर्फ वन वे ग्लास था, जिसके अक्रॉस जैंगी और बाकी लोग खड़े थे। ये टेस्ट सब्जेक्ट्स एक ट्रांसपेरेंट ग्लास चेंबर में बंधे हुए थे। एक्सपेरिमेंटर्स के ऑपरेशंस के बाद उनके बॉडी से एक स्पेशल फोर्स वाकई पील ऑफ हो रही थी और मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू स्पेशल मेटल टैंक्स में कलेक्ट हो रही थी, जो एनर्जी स्टोर करते हैं। एनर्जी सब्सटेंस में एग्जिस्ट करती है और हमने उसे एक्सट्रैक्ट और स्टोर करने के मींस काफ़ी पहले ही मास्टर कर लिए हैं, डैंग शिंगतोंग ने जैंगी से कहा। इस मेथड से हम पावरफुल इनह्यूमंस को मास प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पॉइंट पर उसने कंधे उचकाए और बोला, बिल्कुल, ये डेल्टा लेवल और उसके नीचे तक लिमिटेड है। हाई लेवल्स के लिए हमारे पास अभी भी मेथड्स नहीं है। उसने एम्बर की तरफ इशारा किया जो उसके पास खड़ी थी। मैं भी अपने लाइफ लेवल के बाउंड्रीज को ब्रेक कर पाया हूँ उसके वजह से। एम्बर बहुत ही वेल बिहेव्ड थी। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन वो डैंग शिंगतोंग के हाथ पकड़ रही थी और उसकी तरफ अटैचमेंट भरी आंखों से देखती रही। जैंगी आगे नहीं बढ़ा, बल्कि ट्रांसपेरेंट वॉल के अगेंस्ट लीन किया, हाथ बढ़ाया और जिन वान का एक बॉक्स निकाला, और जब उसे लाइट करने ही वाला था, उसने डैंग शिंगतोंग से पूछा, माइंड तो नहीं करोगे अगर मैं एक स्मोक कर लूं? डैंग शिंगतोंग ने कंधे उचकाए और बोला, कोई और होता तो कब का बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन तुम्हारे लिए जो करना है करो। जैंगी मुस्कुराया, खुद एक सिगरेट लाइट की और डैंग शिंगतोंग को भी दिया। जैंगी ने कुछ पफ्स लिए, फिर सिगरेट को बुझा दिया। हम कोई तरीका ढूंढ सकते हैं जिसे एपिसलोन लेवल इनह्यूमंस का एसेंस एक्सट्रैक्ट करके किसी और में इन्फ्यूज किया जा सकता है, जैंगी ने डैंग शिंगतोंग से पूछा। डैंग शिंगतोंग ने जैंगी की तरफ गहरी नजर से देखा, थोड़ा फ्रॉन किया और सिंसियर टोन में बोला, विथड्रॉ करना मुश्किल नहीं है, लेकिन इस मेथड से एक नया एपिसलोन क्रिएट करना मुश्किल होगा। फिर जैंगी ने कहा, तुम्हें गॉड के ओरिजिन और सेक्रीफाइस की स्पिरिट के एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। मुझे लगता है ये एलियन के ओरिजिन जैसे ही होने चाहिए। ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि दूसरी सिविलाइजेशंस इन्हें क्रिएट कर सकती है और हम नहीं। डैंग शिंगतोंग ने एक गहरी सांस ली, लेकिन हमारा टेक्नोलॉजिकल लेवल अभी भी दूसरे सिविलाइजेशंस के कंपैरिजन में उतना एडवांस नहीं है। वॉर के बाद जो वुलवान आर्मर हमने ऑब्टेन किया है, उससे ये क्लियर है कि उसका टेक्नोलॉजिकल लेवल हमारे से कम 500 साल तक आगे है। मुझे बस ये क्यूरियोसिटी है कि उनका वेपन सिस्टम अभी भी थोड़ा प्रिमिटिव क्यों लगता है। इस पर जैंगी ने कहा, नैश कंट्री का क्या? वो कंट्री तो काफ़ी बैकवर्ड है, लेकिन फिर भी वो सैक्रिफाइस की स्पिरिट को कंडेंस कर सकती है और गॉड के सोर्स को डेकोरेशन के रूप में यूज भी करती है। उसने अपना हाथ डैंग शिंगतोंग के शोल्डर पर रखा और मुस्कुराते हुए बोला, शायद ये कोई पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, बस हमने अभी तक अपना टेक्नोलॉजी ट्री लाइट अप नहीं किया है। डैंग शिंगतोंग थोड़ी देर सोचा और फिर जैंगी की तरफ देखा और एक स्लाई स्माइल के साथ बोला, तुम सही कह रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी एपिसलोन लेवल म्यूटेंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका ही नहीं पाया। हाँ, एक एपिसलोन लेवल इनह्यूमन, चाहे वो सिर्फ एक वाइट चैरियट ही क्यों ना हो, हर कंट्री के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉम्बैट फोर्स होता है। कैसे कोई उसे रिसर्च के लिए दे सकता है? बिल्कुल। जैंगी ने अपनी आंखें थोड़ी सी नैरो की। वैसे भी पहले मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दो,
और फिर जोकीर और मेरे चीफ इंजीनियर उसे केयरफुली स्टडी करेंगे। डैंग शेंगतोंग ने सर हिलाया। लेकिन इस मैटर में रिसर्च डिपार्टमेंट का ज़्यादा से होता है हमसे। मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम जू शुआई के पास जाओ। आखिर उनके पास हमेशा एपिसलॉन क्लास इन ह्यूमंस होते हैं स्टडी के लिए। जैंगी अच्छी तरह जानता था कि डैंग शेंगतोंग किसकी बात कर रहा था। उसने खुद को उठाया और डैंग शेंगतोंग की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, मैं यहाँ इसी वजह से आया हूँ। जैंगी ने डैंग शेंगतोंग से डैंग्स टेक्नोलॉजी के सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट रिसर्च मटेरियल्स मांगे और उसके बाद सीधा कमांड सेंटर बिल्डिंग की तरफ रश किया जहाँ जू जंग था। जब वो गेट के सामने गया, गेट पर खड़े गेट गार्ड्स की आंखें अचानक चमक उठी उसे देखकर। आज जैंगी उनके लिए एक गॉड जैसा बन चुका है। 6 मेजर रीजन्स को देखा जाए तो रिवरसाउथ डोमेन जैसा कोई और रीजन नहीं है जो एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद भी मेजर टर्मोइल से बच गया हो। और ये सब इम्पॉसिबल हुआ है क्योंकि उनके पास हुआक्शू कंट्री के सबसे आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स हैं। लीडिंग ऑफिसर सीधा खड़ा हो गया और रिस्पेक्टफुली सल्यूट किया। जैंगी ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और सीधा बिल्डिंग के अंदर चला गया। सरफेस लेवल पर देखा जाए तो ब्लिज़र्ड सिटी में अभी भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं और कुछ पुराने चेहरे अभी भी यहाँ काम कर रहे हैं। आखिर जो भी कमांड सेंटर में काम करता है, चाहे वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी क्लर्क ही क्यों ना हो, उसका ब्लिज़र्ड सिटी में बैकग्राउंड इम्प्रेसिव होना ज़रूरी होता है। जैसे कि फ्रंट डेस्क पर एक क्रेजी और स्टूपिड फीमेल क्लर्क होती है जो जू जंग की नीस है, जू युनक्वे। जैंगी अचानक आया और तुरंत किसी ने उसके लिए रास्ता बना दिया। अगर उसे जू जंग से मिलना होता तो उसके लिए कोई नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये एक एक्सेप्शन था। जब जू जंग को जैंगी के अराइवल की न्यूज़ मिली, उसने तुरंत प्रिपरेशंस शुरू कर दिए और अपने लोगों से बेस्ट रिफ्रेशमेंट्स रेडी करवाए। साथ ही उसका दिल उसके गले तक आ गया था। ग्रेट गॉड जैंगी का सामना करते हुए वो उससे प्यार भी करता था, डर भी लगता था और थोड़ा जेलसी भी फील होती थी। लेकिन इन सब कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस के बावजूद जब उसने जैंगी का एक्चुअल सामना किया तो वो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स और प्लीजिंग बिहेवियर में कन्वर्ट हो गया। जैंगी जू जंग के ऑफिस में आया और जू जंग ने तुरंत मुस्कुराते हुए वेलकम किया। मेरे कैप्टन केओस, आज कैसे टाइम मिल गया यहाँ आने का? अगर कोई इंस्ट्रक्शन है तो बस बता दो। आपको खुद आने की क्या ज़रूरत थी? जैंगी सामने वाली चेयर पर बैठ गया जबकि यांग शिनशिन और कुछ लड़कियां उसके पीछे खड़ी थी। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पर्सनली कंफर्म करनी है। जैंगी ने जू जंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हारे साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट के बारे में बात है। मुझे उसका सारा रिसर्च डेटा चाहिए। जैंगी ने बिल्कुल भी घुमा फिरा कर बात नहीं की, सीधा रिवरसाउथ डोमेन के कोर सीक्रेट्स की डिमांड कर दी। जू जंग एक मोमेंट के लिए हैरान हो गया और उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। ये एक ओपन सीक्रेट है कि साइंस डिपार्टमेंट ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा है। अगर उन्होंने कुछ किया है, वो सब कुछ दुनिया के सामने आ जाए तो उनमें से काफ़ी चीज़ें शेमफुल साबित हो सकती हैं। पिछले कुछ सालों में ब्लिज़र्ड सिटी की स्टेबिलिटी के वजह से साइंटिफिक रिसर्च सेंटर का रिसर्च काफ़ी रैपिडली डेवलप हुआ है। जूयू एक रिसर्च मटेरियल जिसमें एपिसलॉन पोटेंशियल है, वो भी उनके मेजर एडवांटेजेस में से एक है। जू जंग ने जैंगी की तरफ देखा, समझ नहीं पाया कि क्या जैंगी जूयू के मैटर पर हिसाब लेने आया है। वो अपने आप को रोक नहीं पाया, मुस्कुराया और बोला, बस बता दो तुम्हें किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैं किसी को भी बोल देता हूँ कि तुरंत ट्रांसफ़र कर दे। जैंगी ने अपनी भावे भरी नज़र नीचे झुकाई और अपनी उंगलियों से थिक महोगनी टेबल के सरफेस पर हल्की सी टैप की। सिर्फ मुझे इंफॉर्मेशन ही नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे रिसर्च सेंटर को लेके भी क्यूरियस हूँ। जू जंग के दिल में तूफान मच गया, लेकिन असल में उसने बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत खुद को उठाया और जैंगी की तरफ सिंसियर एक्सप्रेशन के साथ कहा, जैंगी, जब तक तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें वो मिले। एक्सपेरिमेंटल बेस विजिट करना तो छोटी बात है। उसके दिल में मोटी सी नफरत थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया। जूयू के राइज ने उसे दुनिया में एक फुट होल्ड मिलने का कॉन्फिडेंस दिया था, लेकिन जब जैंगी भारत से वापस आया तब उसे समझ आ गया कि उसके पास जैंगी को चैलेंज करने का कॉन्फिडेंस नहीं है। जू जंग कोई बेवकूफ़ नहीं था,
उसे पता था कि बिना पूरी सर्टेनिटी के एरोगेंस दिखाना कितना स्टूपिड होता है। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। जू जंग ने तुरंत जैंगी को कमांड सेंटर के अंडरग्राउंड एरिया में ले जाने का फैसला किया। वहां उनकी मुलाकात फिर से ली लिंग शुए से हुई, जो कमांड सेंटर की इंचार्ज थी। एक पतली सी औरत जो हमेशा अपने बालों को कार्बन पेन से बांध कर रखती थी और जिसका कॉम्प्लेक्शन सिकली पेल था। वो साल के 365 दिन में से ज्यादातर समय अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में बिताई थी, इसीलिए उसका चेहरा ऐसा लग रहा था। जब जू जंग उसके पास आया, उसने तुरंत कहा, मिनिस्टर ली, तुरंत हमारे एक्सपेरिमेंटल सेंटर के सारे रिसर्च मटेरियल्स की एक कॉपी लॉर्ड केओस को हैंड ओवर करो। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और टोन में सिंसियरिटी थी, लेकिन ली लिंग शुए दिल से समझ गई थी कि जू जंग का असली मतलब क्या था। चाहे जैंगी को इन्फॉर्मेशन देनी भी पड़े, लेकिन पहले उसमें से डार्क पार्ट्स को हटाना जरूरी है, जैसे कि उन्होंने किस तरीके से घटिया मेथड्स यूज करके अलग अलग एलियंस को मारा और फिर उनका एक्सपेरिमेंट्स किया, और वो बात भी जिसमें उन्होंने स्पेशल एबिलिटीज वाले एलियन का जूस एक्सट्रैक्ट करके जू यू को एब्जॉर्ब करवाया। ये सब जू जंग का ब्लैक मटेरियल था जो किसी भी हाल में लीक नहीं होना चाहिए था। जी समझ गई। ली लिंग शुए ने अपने थिक ब्लैक फ्रेम्ड ग्लासेस को एडजस्ट किया और एक्सप्रेशनलेस टोन में जवाब दिया, और हाँ, हमें पूरे एक्सपेरिमेंटल सेंटर का टूर भी करवाओ, जू जंग ने ऑर्डर दिया। ली लिंग शुए ने अपने हाथ साइड में फैलाए, फिर पलटकर बोली, तो फिर प्लीज मेरे पीछे आइए। यहाँ का एक्सपेरिमेंटल सेंटर डैंग्स टेक्नोलॉजी के सेंटर से थोड़ा सिमिलर है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। दोनों एक्सपेरिमेंटल सेंटर के पास अपनी अपनी कोर टेक्नोलॉजीज हैं, और जब जैंगी के सामने आए तो उन्होंने बिना किसी रिजर्वेशन के सब कुछ डिस्प्ले किया। चाहे वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स ही क्यों ना कर रहे हो, एक्सट्रीम मीन्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, वो सब जैंगी और उसके कलीग्स ने खुद देखे। अगर किसी आउटसाइडर को पता ना हो तो वो सोचता कि ये कोई एग्जीक्यूशन चेम्बर है, लेकिन जब ये लोग यहाँ आए तब तक सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑलरेडी क्लीन किए जा चुके थे, और उन पर ना तो ब्लड का कोई ट्रेस था, ना ही ह्यूमन ऑर्गन्स का। ली लिंग शुए ने काम टोन में कहा, ये सब अर्ली एक्सपेरिमेंटल प्रॉप्स हैं। उस वक्त हम मानते थे कि हर ह्यूमन के अंदर ग्रेट पोटेंशियल होता है, और ह्यूमंस के सुपर पावर्स को अवेकन करने के मीन्स होते हैं ह्यूज एक्सटर्नल स्टिमुलेशन। तो हमने हर तरीके ट्राई किए, पेन, हेल्यूसिनेशंस, नॉइज, स्लीपलेसनेस और सफोकेशन तक। वैसे और भी मेथड्स हैं, जैसे कि ह्यूमन सेल्स को इम्प्लांट करना, लेकिन ये मेथड अब ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि सर्वाइवल रेट बहुत लो होता है। अगर एक एलियन सक्सेसफुली क्रिएट भी हो जाए तो उसे लॉन्ग टर्म एंटी रिजेक्शन ड्रग्स की इंजेक्शंस लेनी पड़ती है। जैंगी और बाकी लोग लेबोरेटरीज का टूर कर रहे थे, और तभी जैंगी ने अचानक पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि जू यू का लेबोरेटरी कहाँ है। जू यू का नाम सुनते ही जू जंग और ली लिंग शुए की आंखें एक मोमेंट के लिए हिल गई। जैंगी के चेहरे पर मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। मुझे याद है, लास्ट टाइम जब मैंने जू यू को यहाँ देखा था तब तक उसने एपिसिलॉन ब्रेक थ्रू नहीं किया था। आखिर युआन कोंगे के क्लोन होने के बावजूद उसके बॉडी में सिर्फ हाफ युआन कोंगे के जीन्स थे। तो तुमने मुझे उस वक्त बताया था कि नॉर्मल मीन्स के यूज से उसका ब्रेक थ्रू पॉसिबल नहीं होगा। जैंगी ने अपनी थोड़ी को स्ट्रोक किया और क्यूरियोसिटी से पूछा, तो तुमने उसका ब्रेक थ्रू करवाने के लिए क्या किया? मैं इस बात को लेके बहुत क्यूरियस हूँ। जैंगी को सबसे ज्यादा जो चाहिए था वो था एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों को एडवांस करने में मदद करे। लॉस्ट स्लेट के जरिए उसने धीरे धीरे इन ह्यूमन म्यूटेशन की नेचर को समझना शुरू कर दिया था, लेकिन टेक्निकल लेवल पर अभी भी उसके पास कुछ इंपॉर्टेंट मीन्स की कमी थी। जू यू के अपीयरेंस ने उसका ध्यान ब्लिजर्ड सिटी की तरफ खींच लिया। जैंगी ने ली लिंग शुए की तरफ घूरते हुए कहा, प्लीज मुझे बताओ तुमने उसके साथ क्या किया? ली लिंग शुए ने अपना सर घुमाया और जैंगी की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें जैंगी के पार जाकर उसके राइट साइड में खड़े जू जंग पर टिक गई। जू जंग ने तुरंत रिएक्ट किया और बोला, लॉर्ड केओस से कोई बात छुपाने वाली नहीं है। तब ली लिंग शुए ने जैंगी से कहा, उसके जीन्स में ओरिजिनली एपिसिलॉन लेवल का पोटेंशियल था, बस उन्हें सही तरीके से डेवलप किया जाए तो प्रमोशन का चांस होता है।
जो हमने किया वो सिर्फ उसके जेनेटिक डिफेक्ट को रिपेयर करना था। ये काम आसान नहीं था और हमें इसे कंप्लीट करने में 2 साल लग गए। उसने जैंगी को आगे ले जाते हुए कहा, चलिए ये है आपका आंसर। जैंगी ने एक नज़र जू जंग की तरफ डाली और जू जंग ने उसे एक सिंसियर मुस्कान दी। जैंगी ने हल्की सी मुस्कान के साथ आगे कदम बढ़ाया। थोड़ी देर बाद वो लोग एक ह्यूज लेबोरेटरी के सामने पहुंचे। ये जगह बहुत ही स्पेशियस थी और हाइट में 10 मीटर से भी ज्यादा। जमीन पर एक एक स्क्वायर मीटर वाइट टाइल्स लगे हुए थे, जिससे पूरे लेबोरेटरी एक्सेप्शनली ब्राइट लग रही थी। लेबोरेटरी के फ्रंट में एक ह्यूज मशीन खड़ी थी और उसके सामने एक 5 मीटर हाई ट्रांसपेरेंट टैंक क्वाइटली जैंगी के सामने डिस्प्ले हो रहा था। मशीन के दूसरे डायरेक्शंस में लंबी और मोटी पाइप्स हर तरफ कनेक्टेड थी। अगर उन पाइप्स को फॉलो करें तो दोनों साइड की वॉल्स के एज पर 2 छोटी साइज के ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल ग्लास चेम्बर्स भी दिख रहे थे। ली लिंगशुए ने जैंगी से कहा, हम सबसे प्रिमिटिव मेथड यूज करते हैं एलियंस का एसेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जूयू के सेल्स बहुत ही स्पेशल है और वो दूसरों का एसेंस भी सबसे फास्ट स्पीड में एब्जॉर्ब कर सकती है, इंक्लूडिंग एलियन एबिलिटीज। तो स्टार्टिंग में हमने एक क्रैम्पिंग अप्रोच यूज किया था, जिसमें उसके अंदर बहुत सारा नॉलेज इंस्टिल किया गया। जैंगी ने उन ग्रीन ट्रांसपेरेंट ग्लास वेयर हाउसेस की तरफ देखा और एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर महसूस किया। यहाँ रोशनी तो बहुत थी, लेकिन फिर भी ये जगह किसी को भी अनकंफर्टेबल फील करवा सकती थी। जैंगी भी एक वेटरन था जो डेड बॉडीज के ढेर से जिंदा निकल कर आया था। उसे पता था कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे लोग इस जगह पर मर चुके हैं। ह्यूमंस ऐसे जगह पर एरी और टेरिफाइंग एटमॉस्फेयर को फील कर सकते हैं जहां उनके अपने जैसे लोग लार्ज नंबर्स में मरे हो। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब कोई क्रिएचर मरता है तो वो अनजाने में एक स्पेशल फेरोमोन रिलीज करता है, जो उसके अपने स्पेशीज के लोग जब वहां आते हैं तो डिटेक्ट कर सकें। ये एक डेंजर वार्निंग होती है जो कंपेनियंस को बताती है कि इस डेंजरस एरिया से दूर रहना चाहिए। जैंगी अब समझ चुका था कि इस मशीन का यूज कैसे होता है, बहुत सारे एलियंस को मारना और जूयू को फीड करना। एलियन का एसेंस प्रिजर्व करना मुश्किल होता है और अगर स्पेशल इक्विपमेंट यूज ना किया जाए तो वो इंसान के मरने के बाद जल्दी डिसपेट हो जाता है। इसीलिए बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्टली लिविंग पीपल पर किए जाए। ली लिंगशुए ने एक्सप्रेशनलेस टोन में कहा, इस तरीके के इक्विपमेंट के थ्रू हम एलियन एसेंस को एब्जॉर्ब करने की एफिशिएंसी एनहांस कर सकते हैं। ये ऑर्डिनरी डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन से 20% ज्यादा इफेक्टिव है। जैंगी ने अपने हाथ पॉकेट में डाले और उसकी तरफ पलट कर देखा। यही तरीका था जिससे उसने एपिसलॉन ब्रेक थ्रू किया। ली लिंगशुए की आंखें और गहरी हो गई और उसके लेंसेस में एक वाइट लाइट रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। जैंगी के लिप्स पर मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। ली लिंगशुए ने 2 सेकंड हेसिटेट किया, फिर जवाब दिया, जो क्वांटिटेटिव चेंज होता है क्वालिटेटिव चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। वो डेल्टा लेवल तक अचीव किया जा सकता है, लेकिन लाइफ लेवल का बॉटल नेक ब्रेक करना मुश्किल होता है। तो बाद में हमने हायर लेवल इन ह्यूमंस पर रिसर्च करना शुरू किया। एक समय था जब ब्लिजर्ड सिटी इन्वेस्टिगेशन टीम के आउटबाउंड मिशन में एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट होता था, हाई लेवल म्यूटेंट्स को कैप्चर करना। बहुत सारे डिसओबीडियंट लोग जैसे आइस फ्लावर स्वार्म के मॉन्स्टर्स पकड़े गए और लेबोरेटरी में भेजे गए। बाद में हमने डिस्कवर किया कि हाई लेवल म्यूटेंट्स के एसेंस में एक बिल्कुल नया सब्सटेंस बॉर्न होता है। जैंगी ने ली लिंगशुए की तरफ देखा। उसके दिमाग में आंसर ऑलरेडी क्लियर हो चुका था। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का सोर्स है ना, गॉड का ओरिजिन या सैक्रिफाइस किसी स्पिरिट का ओरिजिन एलियंस से क्लोजली रिलेटेड होना ही चाहिए। ली लिंगशुए ने सर हिलाया। जितना एलियन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के करीब होता है उतना ही ज्यादा ये स्पेशल सब्सटेंस उसके बॉडी में होता है। हमारा एक्सपेरिमेंट अभी अर्ली स्टेज में है। जो पार्शियल सोर्स एसेंस हमने इनिशियली एक्सट्रैक्ट किया है उसने जूयू को हायर लेवल ऑफ लाइफ तक एडवांस करने में मदद की है। लेकिन उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट की एक हल्की झलक आई और उसने जैंगी की तरफ ऐसे देखा जैसे वो एक एक्सीलेंट एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट हो। जितना हायर लेवल का एलियन होगा
उतना ही ज्यादा एवोल्यूशनरी सब्सटेंसेस उसके अंदर होंगे। अगर कोई एलियन एपिसलोन रेल्म तक पहुंच चुका हो तो उसके बॉडी में जो एवोल्यूशनरी सब्सटेंसेस होंगे जिसे तुम गॉड का सोर्स कहते हो वो और भी ज्यादा होंगे। इस पॉइंट पर जैंगी के दिमाग में जो डाउट्स थे वो बेसिकली रिजॉल्व हो चुके थे। सुपरनैचुरल पावर्स का ओरिजिन, गॉड का सोर्स और सैक्रिफाइस की स्पिरिट की नेचर, अब इसमें क्या अनक्लियर रह गया था। कैटास्ट्रोफी के बाद सरफेस क्रिएचर्स की मास डेथ हुई जिसके रिजल्ट में हर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो लाइफ एनर्जी थी वो कंसंट्रेट हो गई। फिर ये सब्सटेंस कुछ लोगों के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया जिसका रिजल्ट हुआ सुपर पावर्स। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन ने एवोल्यूशनरी मटेरियल्स को कलेक्ट करने की टेक्नोलॉजी काफी पहले ही मास्टर कर ली थी जिसके जरिए उन्होंने गॉड का सोर्स और सैक्रिफाइस की स्पिरिट ऑब्टेन की। लेकिन ऐसा लगता है कि वो लोग सोर्स ऑफ गॉड नाम के सब्सटेंस को यूज नहीं कर पाते, इसीलिए उसे चेरिश भी नहीं करते। इसके पीछे का रीजन सिर्फ धीरे धीरे स्टडी करके ही समझा जा सकता है। लेकिन अब जब जैंगी को सोर्स ऑफ गॉड का एसेंस समझ आ गया है तो वो उसे क्रिएट करना शुरू कर सकता है। एक छोटी सी क्वांटिटी में सोर्स ऑफ गॉड ऑब्टेन करने के लिए बहुत सारे ऑर्डिनरी म्यूटेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली एपिसलोन लेवल म्यूटेंट्स के सोर्स से एक्सट्रैक्ट करूं तो क्या होगा। अब तक ये क्लियर नहीं है कि कितना प्रोपोर्शन एक्सट्रैक्ट होगा, लेकिन एक तरीका जरूर है। एक नया एपिसलोन क्रिएट करने के लिए कम से कम एक एपिसलोन को मरना पड़ेगा। सुपर पावर्स के अलावा इस दुनिया में मैटर और एनर्जी बेसिकली कंजर्व्ड ही है, तो ये काम करना लाइफ एनर्जी को ट्रांसफर करने के बराबर है। बहुत अच्छा, मुझे सब समझ आ गया। थैंक यू प्रोफेसर ली लिंगशुए, जैंगी ने मुस्कुराते हुए ली लिंगशुए से कहा। ली लिंगशुए ने हल्की सी नेक नॉड की। तो प्लीज मुझे अपने सारे रिसर्च मटेरियल्स दे दो, इंक्लूडिंग तुम्हारी सबसे एडवांस। जैंगी ने एक बार फिर रिपीट किया। जूजंग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अभी दे दो। जैंगी ने मुस्कान के साथ पलटकर यांग शिनशिन से कहा, शिनशिन, दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, चलो हम खुद ही करते हैं। यांग शिनशिन दुनिया की टॉप हैकर्स में से एक है। वो एक्सपेरिमेंटल सेंटर के सिस्टम को डायरेक्टली ऑपरेट कर सकती है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और जूजंग या दूसरे लोग कोई ट्रिक ना खेल पाए। जूजंग बस हेल्पलेसली देखते रहा। हालांकि उसे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसके पास कुछ करने का ऑप्शन नहीं था। आखिर में यांग शिनशिन सीधा एक्सपेरिमेंटल सेंटर के कंट्रोल हब तरफ गई और सारा डेटा रिट्रीव कर लिया, जहां से पहले उसने क्वाइटली एक ट्रोजान हॉर्स इम्प्लांट कर दिया ताकि अब से वो यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली ट्रैक कर सके। जैंगी और उसकी टीम ने काम बहुत ही स्मूथली कंप्लीट किया। उन्हें कहीं भी कोई ऑब्स्टैकल फेस नहीं करना पड़ा। जब तुम्हारे पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होता है तो चीजें वाकई बहुत स्मूथली चलती हैं। उसके बाद उन्होंने जूजंग का डिनर इनविटेशन पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया और हेवनली सी सिटी वापस लौट आए। जैंगी ने यांग शिनशिन से पूछा, जो ट्रोजान तुमने इम्प्लांट किया है क्या वो डिटेक्ट हो सकता है? यांग शिनशिन ने जैंगी की तरफ आंखें घुमाई और थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन के साथ कंप्लेन किया, भाई क्या तुम शिनशिन के स्किल्स पर डाउट करते हो? उनके टेक्नीशियंस में भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ट्रोजान डिटेक्ट कर सके जो मैंने इम्प्लांट किया है। वैसे भी अगर उन्हें मिल भी गया तो वो बस उसे वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ट्रोजान हॉर्स शिनशिन ने छोड़ा है। अगर जूजंग के लोग उसके साथ कुछ भी करते हैं तो वो जैंगी के लिए एम्बैरेसमेंट बन जाएगा। जैंगी ने हल्की सी मुस्कान दी, अपनी नाक को टच किया और बोला, लगता है उन्हें एक नया एक्सपेरिमेंटल बेस बिल्ड करना पड़ेगा। यांग शिनशिन ने कैजुअली स्माइल किया, लेकिन अगर मैं पूरे ब्लिजर्ड सिटी के नेटवर्क सिस्टम को हैक कर लूं तो? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये दुनिया एक ह्यूज मेकशिफ्ट टीम जैसी है। यांग शिनशिन के सामने ब्लिजर्ड सिटी के टेक्निकल स्टाफ्स बिल्कुल रुकीस जैसे लगते हैं। ये इसीलिए क्योंकि जब एंड ऑफ द वर्ल्ड आया था तब ब्लिजर्ड सिटी में जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स बचे थे वो मोस्टली इंटरनल यूनिट के लोग ही थे। उनका टेक्निकल लेवल यांग शिनशिन के कंपैरिजन में काफी पीछे है और जो नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम उन्होंने पिछले 3 साल में टेम्पररी बिल्ड किया है वो शिनशिन की नज़र में फुल ऑफ होल्स है। और वाकई जैसे ही यांग शिनशिन और बाकी लोग वहां से चले गए, जूजंग ने तुरंत सीरियस एक्सप्रेशन के साथ लैन शिंगचैंग और ली लिंगशुए को इंस्ट्रक्शंस दिए, तुरंत एक सेकेंड एक्सपेरिमेंटल सेंटर बिल्ड करना शुरू करो। हमारी कोर टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से लीक नहीं होनी चाहिए।
ओरिजिनल लैब्स के कुछ रिसर्चर्स वहीं काम कंटिन्यू करेंगे। उन्हें सिर्फ कभी कभी कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंटल डेटा निकालकर सिस्टम में इनपुट करना होगा। दोनों ने सर हिलाया और जू जंग के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना शुरू कर दिया। जैंगी ने ब्लिजर्ड सिटी के दोनों कंपनीज का डेटा ऑब्टेन करने के बाद सीधा लू कैरन को दे दिया। कैरन, इन टेक्नोलॉजीज को देखो, कितना टाइम लगेगा हमें एक कंप्लीट सिस्टम बनाने में जो एलियन के ओरिजिन से डिवाइन सोर्स एक्सट्रैक्ट कर सके। जब लू कैरन ने एक्सपेरिमेंटल डेटा और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स की ड्राइंग देखे, उसकी आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी, क्योंकि उसने उनमें अपना एपिसलोन तक प्रमोट होने का होप देख लिया। उसकी एबिलिटीज कॉम्बैट में कोई एडवांटेज नहीं देती और प्रमोट होने के बाद भी उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर के फील्ड में उसकी एबिलिटीज डेफिनेटली एनहांस हो जाएगी। वो तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज करके नए सब्सटेंसेस तक क्रिएट कर सकती है। सीधे शब्दों में बोले तो हाथ घुमाकर न्यूक्लियर बॉम्ब तक बनाया जा सकता है। सोर्स ऑफ गॉड पहले सबसे डेंजरस अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाकर ही ऑब्टेन किया जा सकता था। ऐसी चीजें मिलना मुश्किल होती है और वो मांगने की हिम्मत भी नहीं करती थी, लेकिन अब फ्यूचर उसके अपने हाथों में है तो एक्साइटमेंट तो ऑब्वियस है। लू कैरन ने जैंगी की तरफ देखा और सोलोमन तरीके से सर हिलाया। चिंता मत करो भाई, ये काम मुझे दे दो, मैं डेफिनेटली टास्क कंप्लीट करूंगी। उसके पास पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो ब्लिजर्ड सिटी के दोनों लैब से ज्यादा परफेक्ट लेबोरेटरी बिल्ड कर सकती है। उसकी नजर में उनका एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट शॉडी और इनएफिशिएंट था। अगर उसे करने दिया जाए तो वो डेफिनेटली बेटर काम करेगी। जैंगी ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोला, बस कर डालो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अगर तुम यहाँ सक्सेसफुल होती हो तो मुझे कुछ एपिसलोन लेवल एलियंस को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया कांस्टेंट कन्फ्लिक्ट में है और वॉर्स कभी रुकते नहीं। जैंगी के लिए ब्लैक चैरियट लेवल का ओरिजिन आज के टाइम में ऑब्टेन करना इजी नहीं है। आखिर दुनिया में ब्लैक चैरियट लेवल म्यूटेंट्स ज्यादा नहीं बचे हैं, लेकिन बायतांचा लेवल के म्यूटेंट्स को तो वो सेकंड्स में मार सकता है, एक्सेप्ट कुछ जिनमें स्पेशल एबिलिटीज हो। जैंगी के ट्रस्ट के साथ लू कैरन अपने स्टूडियो वापस गई और ब्लिजर्ड सिटी से मिले इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इक्विपमेंट बिल्ड करना शुरू किया। जैंगी लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था, हाथ क्रॉस किए हुए, और उसकी आंखें गहरे सोच में डूबी हुई थी। ब्लिजर्ड सिटी अब सोर्स ऑफ गॉड को एक्सट्रैक्ट करने वाली टेक्नोलॉजी से इनिशियल कांटेक्ट में आ चुका है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में और भी पावरफुल फोर्सेस होंगे जो इस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं। शायद उन्होंने और भी बड़ा कुछ अचीव किया हो। इसका रिजल्ट ये होगा कि और एपिसलोन लेवल म्यूटेंट्स अपीयर करेंगे। लेकिन एक बात जैंगी कंफर्म कर सकता है, ये पावरफुल एलियंस ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर तुम्हें एक नया एपिसलोन लेवल इनह्यूमन क्रिएट करना है तो तुम्हें एक एपिसलोन लेवल इनह्यूमन को मारना पड़ेगा ताकि उसका ओरिजिन मिल सके। और अगर एनर्जी लॉस कंसिडर करे तो और ज्यादा मारना पड़ेगा ताकि एक प्रोपोर्शन सोर्स ऑफ गॉड प्रोड्यूस हो सके। या फिर तुम बहुत सारे लो लेवल एलियंस को मारकर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन ये मेथड कम एफिशिएंट होगा। एक और तरीका भी है, वो ये है कि जब एंड ऑफ द वर्ल्ड शुरू हुआ था तब बहुत सारे डेड क्रिएचर्स की लाइफ एनर्जी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन वर्ल्ड के लोगों ने कैप्चर कर ली थी। इसी वजह से उनके बीच इतने पावरफुल एलियंस बॉर्न हुए। जैंगी ने दोनों हाथों से अपनी थोड़ी को सपोर्ट किया। वॉर तो आनी ही है, देर या सवेर। जो हेवनली पनिशमेंट अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के लोगों को डराता है वो अब धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। देर या सवेरे हमारे उनसे क्लैश होना ही है। मैं और मेरे आसपास के लोग, हमें स्ट्रांग बनना ही होगा। सिर्फ तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। डेल्टा लेवल म्यूटेंट्स अब लार्ज क्वांटिटीज में कल्टीवेट किए जा सकते हैं। सेंटीपीड का ओरिजिन और ब्लू आर्मर्ड वॉरियर्स के कैपिटल लेवल ओरिजिन, जो स्टार्टिंग में लार्ज नंबर्स में मारे गए थे, अब ओवर सप्लाई में है और उनका यूज करना मुश्किल हो गया है। जब हेवनली सी सिटी रीबिल्ड होगा तब जैंगी सबसे टैलेंटेड लोगों को सेलेक्ट करेगा और उन्हें ट्रेन करेगा। जब जैंगी अपने फ्यूचर के प्लान्स बना रहा था तब फार नॉर्थ से आई एक वीडियो कॉल ने उसकी पीसफुल लाइफ में डिस्टरबेंस डाल दिया। उस शाम जैंगी बेसमेंट में लियांग यू के साथ एक स्पारिंग मैच कंप्लीट कर चुका था। 3 साल तक इस मार्शल आर्ट्स मास्टर से ट्रेनिंग लेने के बाद
जैंगी की क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी बहुत इंप्रूव हो चुकी थी। उसका फाउंडेशन पहले से ही स्ट्रांग था और 3 साल का टाइम उसके लिए रियल किलिंग स्किल्स सीखने के लिए काफी था। पुराने जमाने में एक मार्शल आर्ट्स मास्टर को अपने डिस्पिल को अपनी यूनिक स्किल्स सिखाने में कुछ महीने लगते थे। जो लोग बस खड़े होते हैं, स्क्वाट करते हैं या वुडन मैन के साथ फाइट करते हैं और जो बॉक्सिंग टेक्निक्स 10 साल में सीखी जाती है, वो सब बस रूटीन होते हैं ताकि ऑर्डिनरी डिस्पिल से ट्यूशन फीस ली जाए और उन्हें फ्री फाइटर्स बनाया जाए। इसीलिए जैंगी अब एक पावरफुल वॉरियर बन चुका है। यही वजह थी कि जब उसका इंदिरा से फाइट हुआ था तो उसने एक क्लीन और नीट ब्लो में उसका सर काट दिया था। ऑफ कोर्स जैंगी को इस इंसिडेंट की याद अभी बिल्कुल नहीं थी। शावर लेने के बाद जैंगी प्रैक्टिस रूम के बेंच पर बैठा था। उसका मस्कुलर अपर बॉडी नेकेड था, सिर्फ एक पेयर ट्रेनिंग पैंट्स पहने हुए थे और एक टॉवल उसके शोल्डर्स पर लटक रहा था। उसके पास रखा स्मार्ट डिवाइस रिंग करने लगा और एक कम्युनिकेशन आया। जैंगी ने डिवाइस उठाया और देखा, और उसने एक ऐसा चेहरा देखा जो उसके लिए सरप्राइज था। वो एक सिंपल, ऑनेस्ट और रिलायबल चेहरा था, उसका बियर्डेड फ्रेंड फ्रेमोन से, एलेक्सी लेवनोव, जिसे मिथ कोड में थॉर पेरुन के नाम से मार्क किया गया है। मिथ कोड में पॉपुलर कैरेक्टर्स को नाम के साथ मार्क किया जाता है ताकि उन्हें इजीली डिस्टिंग्विश किया जा सके, क्योंकि अलग अलग मिथ सिस्टम्स में फायर गॉड, थंडर गॉड और वाटर गॉड जैसे कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं। एलेक्सी ने हुआक्शू किंगडम में काफी लंबा रेस्ट लिया था और उसके वापस जाने से पहले अंडरग्राउंड के सुएडो गेट कीपर के खिलाफ बैटल में वो एक फ्रंटल फाइटर था और सबसे ज्यादा सीरियसली इंजर्ड भी। वो लगभग मर ही गया था। जैंगी और बाकी लोगों ने उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया और जब स्पॉइल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए तो उन्होंने इस भाई को, जो कम बोलता था लेकिन बहुत मेहनत करता था, एक अच्छी खासी रकम भी दी। जैंगी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अचानक कांटेक्ट करेगा, इसीलिए उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। हे एलेक्सी, बहुत समय बाद दिखे, तुम्हारी इंजरीज कैसी हील हो रही है? बियर्डेड आदमी ने अपना राइट हाथ उठाया। उसका हाथ वाकई में स्ट्रांग था, जैंगी के काल्फ से भी ज्यादा मोटा। तुम्हारे कंसर्न के लिए शुक्रिया, मेरी इंजरी काफी हद तक हील हो चुकी है। तो तुम मुझे किस बारे में बात करना चाहते हो? जैंगी ने सीधा पूछा। उसे कभी भी घुमा फिरा के बात करना पसंद नहीं था। एलेक्सी ने सर हिलाया। फ्रेमोन्स कुछ ट्रबल में है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जैंगी की आंखें तुरंत सीरियस हो गई। फ्रेमोन्स अभी के वर्ल्ड फेडरेशन के टॉप 10 फोर्सेस में से एक है। हालांकि उनका नेशनल स्ट्रेंथ हुआक्शू या कोलंबिया के बराबर नहीं है, लेकिन उनकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस काफी स्ट्रांग है और फ्रेमोन्स के लोग हमेशा एक फाइटिंग नेशन के रूप में जाने जाते हैं। वो लोग टफ होते हैं, अग्रेसिव होते हैं और उनका सेल्फ स्टीम भी बहुत स्ट्रांग होता है। जब तक उनके सामने कोई वाकई में अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम ना हो, वो किसी से हेल्प मांगते नहीं। फ्रेमोन्स ने पहले हुआक्शू किंगडम की मदद की थी, इसीलिए जैंगी का एटीट्यूड भी उनके लिए फ्रेंडली था। एलेक्सी, क्या तुम लोग भी अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के अटैक का शिकार हुए हो? कैमरा दूसरी साइड बियर्डेड आदमी, जिसका एक्सप्रेशन थोड़ा डल था, उसने सर हिलाया। बिल्कुल, कुछ ट्रबल्स हुए हैं। 7 दिन पहले वुलवान एम्पायर के हुआक्शू किंगडम पर इन्वेड करने के 1 महीने के अंदर ही फ्रेमोन्स के फार ईस्ट फेडरेशन रीजन में अंडरग्राउंड लेवल पर लार्ज स्केल एनोमलीज होने लगे। कुछ एरियाज बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कोलैप्स हो गए और वास्ट आइस फील्ड में ह्यूज डीप पिट्स अपीयर हुए। उन डीप पिट्स में से कुछ सिर्फ 1000 मीटर डायमीटर के थे, जबकि कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक के भी थे। केव्स की डेप्थ कुछ जगह पर सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ मीटर थी और कुछ जगह पर सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक चलती जाती थी। असल में इस तरीके की अनयूजुअल मूवमेंट फ्रेमोन्स में पहली बार नहीं हुई थी। पिछले 6 महीने में ऐसे सिचुएशंस बार बार हो चुके हैं और सिर्फ फ्रेमोन्स के टॉप लीडर्स को ही पता था कि फार ईस्ट के एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन में कुछ अजीब क्रिएचर्स ग्रुप में अपीयर हुए थे और उन्होंने कई ह्यूमन कम्युनिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फ्रेमोन्स एक वास्ट और स्पार्सली पॉपुलेटेड कंट्री है। इसका एरिया बहुत बड़ा है और पॉपुलेशन स्कैटर्ड है। इसीलिए जब ये सिचुएशन फार ईस्ट में हुआ, जो पहले से ही लो पॉपुलेशन एरिया में है, तो फ्रेमोन्स के लोगों ने उस पर ज्यादा अटेंशन नहीं दिया। चाहे टेम्पल ऑफ द गॉड्स के हाई लेवल एलियंस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग भेजने की कोशिश भी की हो, जब इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंची
तो उन्हें पता चला कि वो एबनॉर्मल क्रिएचर्स बिना किसी ट्रेस के डिसअपियर हो चुके हैं। बस किसी ने एलिजिडली कुछ ब्लरी सैटेलाइट फोटोज लिए थे। उन स्ट्रेंज क्रिएचर्स के अपीयर होने के कुछ ही टाइम बाद वो लोग उन ह्यूज पीट्स के थ्रू अर्थ में एंटर कर गए। ये सुन के जैंगी ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में एक शार्प लुक आ गया। अंडरग्राउंड मूवमेंट फिर से शुरू हो गया है। लगता है वुलुआन एम्पायर के एमर्जेंस ने बाकी अंडरग्राउंड एंटिटीज को हिम्मत दे दी है। जैंगी जानता था कि अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन किस चीज से डरते हैं। एक पावरफुल और मिस्टीरियस रूल है जो उन्हें रेस्ट्रिक्ट करता है, सरफेस पर अपीयर होने नहीं देता। इवन बाय लॉन्ग जी जैसे बीइंग्स को हेवनली सी सिटी में अपीयर होने के 1 मिनट के अंदर ही वापस जाना पड़ गया था। लेकिन पूरे वुलुआन एम्पायर में रियल गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड को छोड़कर फेक गेट कीपर का एक्शन टाइम 10 मिनट से ज्यादा था। सिल्वर आर्मर्ड जनरल्स, ब्लैक एंड व्हाइट कमांडर्स और ब्लू आर्मर्ड वॉरियर जैसे लोग तो 1 घंटे से ज्यादा फाइट कर सकते थे। ये सब दिखाता है कि दुनिया के रेस्ट्रिक्शंस अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस पर धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। इसीलिए कुछ फोर्सेस जो पहले से मूव करने के लिए रेडी थी, उन्होंने अपने टेंटैकल्स ग्राउंड की तरफ एक्सटेंड करना शुरू कर दिए हैं। ये एक सीरियस प्रॉब्लम है एलेक्सी। जैंगी ने अपने हाथ क्रॉस किए और अपनी थोड़ी उन पर रख दी। उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सोलोमन था। हमने अभी अभी वुलुआन एम्पायर के साथ एक बैटल फेस किया है और अब एक और अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन सामने आ गया है। ये वाकई में सफोकेटिंग है। इसे रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऑफ कोर्स हमें बस ये प्रे करना चाहिए कि जो तुम लोग फेस कर रहे हो वो वुलुआन एम्पायर जितना पावरफुल ना हो। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन के बीच भी स्ट्रेंथ में डिफरेंसेस होते हैं। जैंगी ने अब तक जिन 4 अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन से कांटेक्ट किया है, उनमें से सबसे ज्यादा पावरफुल अनडाउटेडली क्विलिंग अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन है, जहां बाय लॉन्गजी रहता है। दूसरा है वुलुआन एम्पायर। ये दोनों सिविलाइजेशंस ऐसे पावर प्रोसेस करती हैं कि अकेले ही हुआक्शु किंगडम को डिस्ट्रॉय कर सकती है। बाकी जो सिविलाइजेशंस है, जैसे नियॉन लाइट्स के नीचे 3 पिलर ऑफ गॉड वाली सिविलाइजेशन, वो रिलेटिवली वीकर है। सबसे वीक है नैश सिविलाइजेशन जो साउथ वेस्ट रीजन के अंडरग्राउंड। जैंगी को अभी तक क्लियर नहीं था कि फ्रेमोन्स कितनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। एलेक्सी के आईब्रोज 2 येलो कैटरपिलर्स की तरह रिंकल हो गए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, जो चीज हमने इस बार फेस की है वो बहुत ही अजीब है। उसकी पावर को जज करना इम्पॉसिबल है, लेकिन फ्रेमोन्स जैसे कंट्री के लिए उसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे पास उनका कुछ फुटेज है। ये तब रिकॉर्ड हुआ था जब उन्होंने फार ईस्ट में एक लार्ज सिटी डिस्ट्रॉय किया था। तुम देख सकते हो। जैंगी ने सर हिलाया, लेकिन उसने एलेक्सी से फिर भी कहा, चाहे कुछ भी हो, फ्रेमोन्स ने हमें तब मदद दी थी जब हम मुश्किल में थे। मैं, केओस और पूरी हुआक्शु किंगडम कभी भी उस काइंडनेस को नहीं भूलेंगे। तो मैं डेफिनेटली अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। एलेक्सी के चेहरे पर एक रेयर मुस्कान आई। थैंक यू मेरे दोस्त। जैंगी ने पूछा, क्या की रीजन्स को बताया? एलेक्सी ने कहा, सबसे पहले तुम्हें बताया, अब मैं शेंजिंग डिस्ट्रिक्ट को इन्फॉर्म करूंगा। आखिर लगता है बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के पास अभी टाइम नहीं है हमें असिस्ट करने के लिए। जैंगी ने अपने दिल में सीक्रेटली मुस्कुराया। ये बंदा वाकई में स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिखने में डर लगता है लेकिन अंदर से काफ़ी वाइज है। बिल्कुल सही बात है। हुआक्शु किंगडम अभी रेस्ट और रेक्यूपरेशन के फेज में है, क्योंकि मेजर रीजन्स को पिछले बैटल में हैवी लॉसेस हुए थे। अब सिर्फ शेंजिंग और रिवरसाउथ डोमेन ही ऐसे रीजन्स हैं जो उनकी मदद करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। शेंजिंग रीजन में जोंगवे बैटल में मर चुका है और होतू एक अर्थ बाउंड स्पिरिट है जो शेंजिंग सिटी से इजीली बाहर जाने के लिए तैयार नहीं होती। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद जैंगी ने डिसाइड किया कि सबसे यूजफुल होगा अगर वो होतू से मदद मांगे। ठीक है, पहले मुझे तुम्हारे दिए गए इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट पढ़ने दो, फिर हम बात करते हैं कि आगे क्या करना है। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये भी ठीक है। कॉल एंड होने के बाद जैंगी को एक बहुत ही लंबा वीडियो रिसीव हुआ। उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि वो मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके लिए मदद करने का एक अपना डेफिनेशन होता है। अगर अपोनेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हुआ और उसकी कैपेबिलिटी के बाहर हुआ तो वो एलेक्सी और उसके फैमिली और फ्रेमोन्स के पैंथियन के कुछ मेंबर्स को एस्केप करने में मदद करेगा। उनकी जान बचाना भी मदद ही होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें उनके लिए